नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं जी आर चौधरी और मेरे साथ आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जो कि हिस्ट्री के हिसाब से और पॉलिटिकल के हिसाब से दोनों में आता है। ये टॉपिक मैं बात कर रहा हूं भारत के संवैधानिक विकास की, जो कि हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, आधुनिक इतिहास में, और राजनीति विज्ञान का भी महत्वपूर्ण बिंदु है और इसीलिए ये कंपटीशन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। देखो, मैं संवैधानिक विकास की बात करूं तो संवैधानिक विकास काफी लंबा चौड़ा रहा है, लेकिन उनमें से 3 अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है जिनसे संबंधित सवाल देखने को ज्यादातर मिलते हैं। उन पे हम चर्चा करेंगे, बाकी सारे अधिनियम हम पढ़ेंगे। आज मैं बात कर रहा हूं 1909 के अधिनियम की। 3 अधिनियम की बात कर रहा था, 1909, 1919 और 1935 के जो 3 अधिनियम है वो प्रत्येक एग्जाम देने वाले को पढ़ने चाहिए। आज हम 1909 के अधिनियम की डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में 1909 का अधिनियम क्या था। एक और मैं कारण बता दूं, 1909 का जो अधिनियम था जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये 1919 और 35 के अधिनियम से भी ज्यादा मैं कहूं तो घातक और प्रभावी था, जिसका प्रभाव आज तक भारत में जो सांप्रदायिकता की जो समस्या है, हिंदू मुस्लिम तनाव की जो समस्या है, उसका यदि कहीं बीज है तो वो है 1909 के अधिनियम में। भारत का विभाजन 1947 में, उसका एक कारणों में से एक कारण जो था वो 1909 का अधिनियम था। और उसके साथ साथ ही आज भी भारत की जो सांप्रदायिक समस्या है उसके बीज भी कहीं ना कहीं 1909 के अधिनियम में ढूंढे जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में जो काफी महत्वपूर्ण है, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम था मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम था? मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका नाम आपको पता है कि मार्ले कौन थे? लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले थे भारत सचिव। याद रखना, ये भारत सचिव उस समय 1909 में भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। और उस समय भारत के वायसराय जो थे वो थे मिंटो। वायसराय थे मिंटो सेकंड। मिंटो सेकंड याद रखना है आपको, मिंटो सेकंड, क्योंकि मिंटो फर्स्ट भी हुआ था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट थे 1809 के लगभग। 1809 इसलिए याद रख सकते हो कि जो आपको पता है कि पंजाब के शासक रणजीत सिंह की अंग्रेजों से जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, उस समय लॉर्ड मिंटो फर्स्ट थे, जबकि 1909 में जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। तो मिंटो सेकंड याद रखना है इनको, मिंटो सेकंड। और इन्हीं दोनों ने इस अधिनियम को तैयार किया था, तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसीलिए इस अधिनियम का नाम रखा गया मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब हम इसको पढ़ने से पहले इसकी हम पृष्ठभूमियों की चर्चा करेंगे, इसकी इंपोर्टेंस की चर्चा करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि इंपोर्टेंस काफी था, घातक प्रभाव काफी थे। तो कुछ कथन इसके बारे में महत्वपूर्ण है कि देखो, इसकी जो पृष्ठभूमि की बात करूं मैं कि अधिनियम क्यों लाया गया, तो इसकी पृष्ठभूमि में आप देखोगे कि उस समय की स्थितियां बहुत अलग अलग प्रकार की थी। बहुत अलग अलग प्रकार की इसलिए इस प्रकार थी कि जो पृष्ठभूमि थी, पृष्ठभूमि की बात करूं मैं तो पृष्ठभूमि में बहुत सारे कारण थे। 2-3 कारण मैं आपको बता दूं कि 1906 में आपको पता है कि बंगाल का विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। और उससे पहले लॉर्ड कर्जन एक प्रतिक्रियावादी या खतरनाक प्रकार के वायसराय थे, जिससे भारत की जनता पीड़ित थी, उनका आक्रोश बढ़ रहा था। तो लॉर्ड कर्जन के बाद में उनकी जगह जो वायसराय भेजे गए वो काफी सुधारवादी व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे। तो कर्जन की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो भारत में राष्ट्रवाद का उफान आ रहा था उसको रोकने के लिए या लोगों को संतुष्ट करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। तो पहला आपको मैं कारण बता दूं, कर्जन। ये कर्जन का महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि आपको पता होगा कर्जन के समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, बंगाल का विभाजन हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार के उनके जो काम थे उसकी वजह से भारत में उनके विरोध बढ़ता जा रहा, अंग्रेजों का विरोध बढ़ता जा रहा था और भारतीयों को कुछ संतुष्टि देने के लिए ये अधिनियम लाया गया। तो पहला कारण था लॉर्ड कर्जन। दूसरा मैं आपको बता दूं कि 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो अक्टूबर 1906 की बात कर रहा हूं मैं, अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में, एक व्यक्ति थे आगा खां के नेतृत्व में वायसराय से मिला था। कहां?
शिमला में, नेतृत्व में शिमला में वायसराय से मिला और उन्होंने ये मांग की कि भारत के जो भी कानून बन रहे हैं अंग्रेजों को मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व या ज्यादा रियायतें देनी चाहिए। ये आगा खां के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल मिला था शिमला में वायसराय से, उन्होंने ये मांग की थी। तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए भी भारत शासन अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो उसका कारण था, तीसरा कारण था कि आपको पता है 1907 में सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरमपंथी और गरमपंथी, नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजन हो गया। अंग्रेज ये चाहते थे कि जो नरम दल है उन नरम दल की मांगों को या नरम दल की जो मांगे हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको कुछ हद तक संतुष्ट किया जाए, उनको थोड़ा मौका दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, नरम दल वालों को, गरम दल वालों को दबाया जाए और नरम दल वालों को मौका दिया जाए। तो नरम दल को संतुष्ट करने के लिए, तो ये यूं कह सकता हूं मैं, नरम दल को संतुष्ट करने के लिए, आप समझ जाओगे इसमें लिख कम रहा हूं मैं, नरम दल को संतुष्ट करने के लिए ठीक है। और एक और कारण इसी में लिखो, बंगाल विभाजन जो था, बंगाल विभाजन में बाद में स्वदेशी जो आंदोलन चल रहा था उस समय, उस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, भारतीयों को कुछ रियायतें देने के लिए भारत शासन अधिनियम बना। तो ये इस प्रकार की बहुत सारे कारण थे, कई विदेशी कारण भी थे जिसमें छोटे छोटे देशों जापान द्वारा रूस को हराना भी इसके कारणों में शामिल कर सकते हो। लेकिन मोटे तौर से देखा जाए तो इस प्रकार की भारत में परिस्थितियां थी और इस वजह से ये अधिवेशन लाया गया। एक और मैं आपको बता दूं कि ये अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण था कि इसके बारे में कुछ कथन जो महत्वपूर्ण है वो याद रखने चाहिए। कई बार आते हैं कि ये जब अधिनियम बना, आपको पता है भारत सचिव मार्ले थे, तो मार्ले ने उसी समय कहा था, मार्ले ने कहा था कि हम नाग के दांत बोरे, हम नाग के दांत बोरे, दांत बोरे है जिसका परिणाम भयंकर होगा। और वास्तव में उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई। उनको पता था कि उस अधिनियम में कुछ प्रावधान ऐसे थे जो अभी आप उस समय नॉर्मल लग सकते थे, लेकिन भविष्य में इनके परिणाम भयंकर होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था, काफी मोस्ट परिभाषा कथन था उनका, कि हम नाग के दांत, सांप के दांत बोरे, और सांप का दांत बोगे तो जहर ही पैदा होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम नाग के दांत बोरे हैं और जिसका परिणाम भयंकर होगा। इसके अलावा एक गांधी जी का कथन भी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने इसके बारे में कहा था, यह भी आपको याद रखना। गांधी जी ने कहा था कि 1909 के अधिनियम ने भारत का सर्वनाश कर दिया। भारत का सर्वनाश, और वास्तव में बिल्कुल सही है, भारत का सर्वनाश उन्होंने इस अधिनियम द्वारा हुआ। आज भी इसका प्रभाव है। मैंने पहले ही कहा 1947 का विभाजन देख लो या अभी सांप्रदायिकता की समस्या देख लो, तो इनके बीच इसमें है। तो गांधी जी ने भी ये कहा। एक और कथन भी था मार्ले का, जिसको भी आप याद रख सकते हो, कि मार्ले ने कहा कि भारत में यदि आगे संसदीय व्यवस्था प्रारंभ होगी तो उसका इस अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है। इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसमें भारतीय संसदीय व्यवस्था मजबूत हो। इसको आप समझोगे क्योंकि इस अधिनियम में जो प्रतिनिधित्व दिया गया था उसमें कोई ज्यादा पावर नहीं थे, सरकारी सदस्यों का बहुमत ज्यादा था, गैर सरकारी सदस्य कम रखे गए, तो ऐसी कोई संसदीय व्यवस्था, मजबूत संसदीय व्यवस्था की अपेक्षा नहीं की गई। तो काफी कमियां, इनके कथनों को देखकर भी काफी कमियां दिखती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल कि भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, जिससे संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, चाहे RS-IS में डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल आते हैं, तो उनमें भी इसके संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। तो अब देखो, मोटे तौर से इसके 3 प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत शासन अधिनियम जो था उसमें पहला जो प्रावधान किया गया था वो केंद्रीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय विधान परिषद से संबंधित था। उसमें सदस्य संख्या वृद्धि की गई, समझेंगे इसको। दूसरा प्रावधान था प्रांतीय विधान परिषद, विधानमंडल जो थे उनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
और तीसरा जो प्रावधान था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का। ये 3 प्रावधान थे, वो काफी महत्वपूर्ण थे, इनके हम डिटेल से हम समझेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की बात। तो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की बात करूं तो जो 1909 का अधिनियम था, उससे पहले आपको पता होगा 1892 में भारत शासन अधिनियम आया था अलग से। तो भारत शासन अधिनियम 1892 के अधिनियम में जो सदस्यों की संख्या थी वो की गई थी 16। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी की गई, याद रखना है 16। अब 16 से बढ़ाकर 1909 के अधिनियम में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कर दी गई 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 60। कितनी कर दी गई, 60। इसके साथ ही 1909 के अधिनियम के समय भारत में एक पदेन सदस्यों की एक वायसराय की समिति होती थी, जिसमें 9 सदस्य होते थे। एक वायसराय होते थे प्लस 8 सदस्य होते थे। तो 8 और 1 9 प्लस 60 केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य, टोटल कितने हुए, 69। तो 69 सदस्य। और मैं आपको बता दूं कि 8 + 9 जो है वो आजकल की जो मंत्री परिषद है उसकी तरह काम करते थे। जो वायसराय के अलावा 8 जो सदस्य होते थे उन सब के पास अलग अलग विभाग होते थे, अलग अलग पोर्टफोलियो होता था। तो ये कहने का मतलब ये मंत्री थे, ये सदस्य थे। तो जो 69 सदस्यों का विभाजन है उसकी हम चर्चा करेंगे कि समझेंगे कि वास्तव में 69 सदस्यों का किस प्रकार विभाजन किया गया। तो देखो 69 सदस्यों में सरकारी सदस्य 37 रखे गए। कितने रखे गए, सरकारी सदस्य 37 और गैर सरकारी सदस्य रखे गए 32। तो इन दोनों को हम देखें तो केंद्रीय विधान परिषद में किन सदस्यों का बहुमत रखा गया, यह कमी थी कि इसमें सरकारी सदस्य ज्यादा रखे गए और गैर सरकारी सदस्य क्या रखे गए, कम रखे गए। सरकारी सदस्य 37 रखे गए और गैर सरकारी सदस्य मात्र 32 रखे गए। अब सरकारी सदस्य किस प्रकार होते थे 37 में से, तो उसको समझे। तो सरकारी सदस्य जो 37 थे उनमें 28 को तो वायसराय मनोनीत करता था। 28 किसके द्वारा, वायसराय के द्वारा मनोनीत, और 9 पदेन सदस्य जिसमें एक वायसराय खुद होता था। तो 9 पदेन सदस्य होते थे, जिसकी हमने चर्चा इस पे की थी। तो 9 पदेन सदस्य और 28 वायसराय। कहने का मतलब ये सारे के सारे जो 37 सदस्य होते थे ये किसके द्वारा मनोनीत होते थे, वायसराय की इसमें दखलंदाजी थी सारी। जो वायसराय कहते थे वही थे सारे। कहने का मतलब ये गुणोत्तर में से 37 तो सरकारी सदस्य थे। सरकारी सदस्यों में भी सारे के सारे वायसराय, आप तो सरकारी सदस्यों को यूं मान सकते हो कि वायसराय द्वारा मनोनीत अंग्रेज टाइप के व्यक्ति जो सरकार का पक्ष लेंगे अपने आप, तो सरकारी सदस्य हो गए। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों की बात की जाए तो उनमें भी 5 सदस्य जो थे वो भी मनोनीत होते थे, सीधा बिना चुनाव के वायसराय द्वारा सीधा मनोनीत होते थे। जैसे अभी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, वैसे ही 5 सदस्य गैर सरकारी सदस्य मनोनीत होते थे। तो देख लो 37 + 5 42 पर तो कब्जा किसका था, वायसराय का। अब बाकी बचे सदस्य 27। अब ये 27 सदस्यों का क्या होता थी, वोटिंग होती थी। अब देखो वोटिंग का भी ये नहीं था कि वोटिंग में भी आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो 1909 का अधिनियम था उसमें वोटिंग का अधिकार सबको नहीं था। वोटिंग का अधिकार केवल और केवल महिलाओं को बिल्कुल नहीं था, केवल पुरुष वोटिंग कर सकते थे। पुरुषों में भी एक पैरामीटर था अलग अलग स्टेट्स के लिए, अलग अलग जगह के लिए कि वो ही वोट कर सकते थे। 21 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति वोट डाल सकते थे, दिवालिया पागल नहीं हो, ऐसी भी शर्तें थी। तो कहने का मतलब था भारत में केवल पुरुषों को वोटिंग का अधिकार था और वो भी बहुत कम जनसंख्या को वोटिंग का अधिकार था। उनमें से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे। अब 27 का विभाजन कैसे था, 27 जो सदस्य थे उनमें 6 मुस्लिम होते थे और ये यहीं से शुरुआत हुई 1909 के अधिनियम से। 6 सदस्यीय मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसके द्वारा ये प्रारंभ हुआ। तो 6 सदस्य मुस्लिम, इसके अलावा 2 सदस्य वाणिज्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, जो व्यापारिक संगठन होते थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बने हुए थे, उनमें से 2 सदस्य वाणिज्य के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के थे। तो 6 और 2 8। इसके अलावा 6 सदस्य जमींदारों से लिए जाते थे जिनकी आय अलग अलग थी। कई उसके 10,000 जिनकी वार्षिक आय थी, टैक्स जमा करवाते थे उन जमींदारों से, कई जगह 15,000 करके। तो 6 जमींदारों में से नियुक्त होते थे, ये भी एक समस्या थी। इसके अलावा 13 साधारण निर्वाचन। तो यहां देखें
तो 69 में से आते आते केवल 13 साधारण निर्वाचन के सदस्य बचे। अब देखो नई चीज जो थी वो थी मुसलमानों का। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो मुस्लिमों के लिए की गई थी उसका सीधा सा मतलब ये था कि कुछ सीटें, कुछ क्षेत्रों में कुछ सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई। ऐसे क्षेत्रों को मुस्लिम क्षेत्र कहा जाता था, मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र। देखो नाम, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र। मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र होते थे, उसमें खड़ा कौन हो सकता था? मुस्लिम हो सकता था, और उसको वोट कौन डालेगा? वो भी कौन डालेगा? मुस्लिम। वहां दूसरे उस मुस्लिम को वोट नहीं डाल सकते, हिंदू वोट नहीं डाल सकते, सिख नहीं डाल सकते थे, ईसाई नहीं डाल सकते थे। जहां मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम खड़ा होगा और उसको वोट भी मुस्लिम ही डालेंगे। तो ये था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और कितनी सीटें दी गई मुसलमानों को? 6 सीटें। अब 6 सीटें का भी हम देखो जिक्र कर लेते हैं। 6 सीटें देखो, 2 बंगाल के लिए निर्धारित की गई, 1 बिहार और उड़ीसा के लिए निर्धारित की गई, 1 मद्रास के लिए, 1 बंबई के लिए और 1 संयुक्त प्रांत के लिए। इस प्रकार 6 सीटें रिजर्व की गई मुसलमानों को, जहां केवल मुस्लिम वोट डाल सकते थे। तो 6 सीटें मुस्लिमों के लिए, 2 बंगाल, 1 बिहार उड़ीसा, 1 मद्रास, 1 बंबई और 1 संयुक्त प्रांत। सब में एक एक, केवल बंगाल में 2 सीटें दी गई थी। कितने मुसलमानों की सीटें? 6। और यही था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो कब स्टार्ट हुई? 1909 में। अब मैं बात करता हूं, ये थी केंद्रीय विधान परिषद की बात। अब देखो केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य होते थे, उन सदस्यों की बात करूं तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की जो शक्तियां थी, वो शक्तियां कितनी दी गई, इस पे हम चर्चा करें तो शक्तियों के मामले में 2 प्रकार की अलग अलग शक्तियां थी। 2 प्रकार की शक्तियां थी। एक तो वित्तीय शक्तियों के मामले में सदस्यों की अलग प्रकार की शक्तियां थी, और एक लोकहित के मुद्दों पर अलग प्रकार की शक्तियां थी। अब देखो वित्तीय मामलों में क्या शक्तियां थी सदस्यों को, कि बजट पर बहस कर सकते थे। वो पहले मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। देखो वास्तव में याद रखना इन चीजों को, काफी मोस्ट है, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं कि वित्तीय शक्तियां जो सदस्यों को दी गई, उसमें यह कहा गया कि वो सदस्य जो 69 सदस्य है, उनमें से निर्वाचित हो, मनोनीत हो, वो बजट पर बहस कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते बजट पर। बजट वित्तीय शक्तियां ये थी। हां, ये जरूर दिया गया कि स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकायों के लिए वो धन की मांग कर सकते थे, लेकिन यह भी वायसराय पे था कि वो धन दे या नहीं दे। यह जरूर महत्वपूर्ण है कि बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। नए करों पर संशोधन का सदस्य प्रस्ताव रख सकते थे, लेकिन वो प्रस्ताव माना जाए ये कोई जरूरी नहीं था। तो वित्तीय शक्ति इस प्रकार थी। अब बात करूं मैं लोकहित के मामले में, तो लोकहित के मामले में कोई भी सदस्य कोई प्रस्ताव रख सकता था, लेकिन उसको प्रस्ताव के 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी कि वो कोई लोकहित से जुड़ा हुआ मुद्दा सदन में रखना चाहता है या कोई प्रस्ताव रखना चाहता है, तो 15 दिन पूर्व उसको सूचना देनी पड़ती थी। लोकहित के मुद्दे पर उसको मत देने का अधिकार था, और लोकहित के मुद्दों पर वो प्रश्न भी पूछ सकते थे। तो लोकहित पर मत दे सकते थे, लेकिन वित्तीय मामलों में उसको मत देने का अधिकार नहीं था। एक और कि इसमें लोकहित के मुद्दों पर कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता था, और प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न भी पूछ सकता था। पूरक प्रश्न का मतलब है एक प्रश्न पूछा, उसी से संबंधित दूसरा सवाल वो पूरक प्रश्न पूछा जा सकता था, लेकिन पूरक प्रश्न केवल वही पूछ सकता था जिसने पहले प्रश्न किया। यह नहीं था कि भाई पूरक प्रश्न किसी और ने किया, पूरक प्रश्न किसी दूसरे ने पूछा। तो पूरक प्रश्न पूछने, तो दोनों का अलग अलग वित्तीय शक्तियां अलग अलग दी गई, और लोकहित से संबंधित शक्तियां अलग अलग दी गई। अब देखो एक और मैं बात आपको याद रखने वाली बात है कि जो 1909 का अधिनियम था, 1909 का जो अधिनियम था, उसको कई बार सवाल आता है 1909 का अधिनियम किस समिति की सिफारिशों के आधार पर बना था। तो इसको भी आप याद रखना कि एक समिति आई थी, अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति की सिफारिशों के आधार पर, अरुंडेल समिति की सिफारिशों के आधार पर
अरुंडेल समिति की सिफारिशों के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। अब देखो, जो राज्यों की विधान परिषद थी, राज्यों की विधान परिषद से संबंधित मैं बता दूं आपको कि राज्यों की विधान परिषद में सभी राज्यों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। कहीं 40 दिया गया, कहीं 45 दिया गया, कहीं 50 दिया था। वो काफी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक और मैं बात आपको बता दूं कि जो वायसराय की परिषद थी, काफी महत्वपूर्ण बात, काफी बहुत सवाल बनता है कि भारतीयों की नियुक्ति इसमें प्रारंभ हुई कार्यकारिणी में। इस अधिनियम की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की इच्छा व्यक्त की गई। परिषद तथा ब्रिटिश नौकरशाही के विरोध के बावजूद ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी। इसके फलस्वरूप दो भारतीय भारत सचिव की परिषद थी, उसमें दो भारतीय, एक के.जी. गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी। नाम याद रखना, के.जी. गुप्ता। एक तो के.जी. गुप्ता थे और एक बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी याद रख लेना आप। ये दो सदस्यों को जो ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद थी उसमें नियुक्त किया गया। दो सदस्य के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत सचिव की परिषद में। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें एक व्यक्ति थे सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। तो ये सत्येंद्र सिंह को इसमें नियुक्त किया गया। सत्येंद्र सिंह याद रखना। इसको कहां नियुक्त किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद में। इसको गवर्नर जनरल की परिषद में और इनको भारत सचिव की परिषद। भारत सचिव की परिषद में दो सदस्य और गवर्नर जनरल की परिषद में एक, और इनको कानून मंत्री बनाया गया था। कानून मंत्री। और इसको बाद में, सत्येंद्र सिंह को बाद में लॉर्ड की उपाधि भी दी गई। तो प्रथम भारतीय, जो कई बार सवाल आता है, प्रथम भारतीय जिन्होंने गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य बने थे, सत्येंद्र सिन्हा भी लिखा हुआ था, सत्येंद्र सिन्हा कानून मंत्री। और गवर्नर जनरल की परिषद में के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इसमें सदस्य बनाया गया। तो यह था आपका 1909 का अधिनियम। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों की बढ़ाई गई। ये आपको मैंने सत्येंद्र सिंह के बारे में आपको बताया मैंने। तो ये था आपका 1909 का अधिनियम। राज्यों के बारे में भी सेम इसमें कहानी थी, केवल सदस्यों की संख्या अलग अलग की गई थी। बंगाल के लिए अलग की गई थी। जो बड़े राज्य थे उनको ज्यादा सदस्य संख्या दी गई, छोटे राज्यों को कम दी गई। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो 1909 के अधिनियम के बारे में हमने पढ़ा। जल्दी ही आपके लिए मैं 1919 का अधिनियम और इंटरेस्टिंग तरीके से लेके आऊंगा। आशा है आपको फायदेमंद लगा होगा, और फायदेमंद लगा है तो उसको समझो। एक सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। साथियों को भी इसको शेयर करो ताकि उनको भी फायदा मिले। और नए वीडियो के वादे के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, सुखी रहो और यूं ही पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद।